हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो लास्ट क्लास में मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में बात कर लिया था। आज हम करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम देखें तो क्या होता है, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। ओके, जैसे कि अगर हम बात करें तो ये ज्यादातर इलेक्ट्रो पॉजिटिव तो नहीं होते, यानी पॉजिटिवली चार्ज नहीं होते हैं। बेसिकली अगर हम देखें ज्यादातर इनको तो ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की कैपेसिटी ज्यादातर रखते हैं। हाँ, कुछ ग्रुप ऐसे भी होते हैं, जैसे कार्बन वाला ग्रुप हुआ जो कि शेयरिंग में ज्यादा पार्टिसिपेट करता है, या फिर जो हीलियम यानी कि इनर्ट गैसेस का ग्रुप हुआ तो वो अलग हम बेसिस पे बात कर रहे हैं। अभी हम नॉर्मली अगर हम देखें इन जनरल तो ये क्या होते हैं, जैसे हेलोजेंस की बात करें हम, या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन वाले ग्रुप की बात करें, तो इनमें जितने भी नॉन मेटल्स हैं, तो ये जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, ज्यादातर ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। यानी कि क्लोरीन जैसे अगर हम रिएक्शन करवाएं इसका किसी भी एलिमेंट से, तो वो ज्यादातर टाइम क्या करेगा, Cl माइनस में ही कन्वर्ट होने का ट्राई करेगा। या सल्फर की अगर देखें हम, तो सल्फर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेने का ट्राई करेगा जिससे कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके, है ना। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए ट्राई करेगा। और इसके अलावा अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो ये तो और भी ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करने का ट्राई करता है, तो यानी कि N3 माइनस ये बनाता है। ओके, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं जो नॉन मेटल की पहली प्रॉपर्टी है वो यही है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर शो करते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो रिएक्शन किसके साथ में देख लेते हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ओके, तो हाइड्रोजन क्या है हमारे पास, हम बोल सकते हैं एलिमेंट होता है हाइड्रोजन। ओके, तो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन अगर हम करवाएं तो क्या होगी रिएक्शन, जैसे अगर सबसे पहले रिएक्शन हम करवा लेते हैं H2 गैस की प्लस S8। ओके, S8 ये क्या है हमारे पास लिक्विड कंडीशन में। ओके, तब हम क्या करेंगे, इसको हमें हीट देना पड़ेगा। हीट देने के साथ साथ हम बोलेंगे ये क्या बनेगा, H2S, यानी कि सल्फर हाइड्रेट, या फिर H2S ये हमारा फॉर्मेशन होगा। इसे हम बोलेंगे क्या, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इसमें, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, इनमें डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर कर दे हैं आपस में, यानी कि जो सल्फर होगा वो हाइड्रोजन के साथ में ऐसे शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन को रखा होगा और वो बॉन्ड बना रहा होगा। ओके, तो इस टाइप से दोनों ही डिफरेंस होता है। आयनिक में क्या होता है, एकदम से पूरा 100% एक दे देता है इलेक्ट्रॉन को, और दूसरा जो एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। बट इसमें ऐसा नहीं होता है। अब ये हम बोल सकते हैं ये जो रिएक्शन हो रही है सल्फर के साथ में, तो इसके साथ में एक कंडीशन और लगती है। क्या होगी कंडीशन, जैसे हम बोल सकते हैं 440 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर चाहिए, तभी क्या होगा, ये रिएक्शन होगी। यानी कि जो रिएक्शन मेटल में देख रहे थे तो मेटल में बहुत फास्ट हो रही थी रिएक्शंस, जैसे वाटर के साथ में रिएक्शन करवाई या फिर हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवाई तो बहुत ज्यादा फास्ट हो रही थी रिएक्शन। बट इस कंडीशन में ऐसा नहीं है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि इसको हमें और ज्यादा एनर्जी को देना पड़ रहा है, तब वो रिएक्शन हो रही है ना। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं रिएक्शंस को इसमें करवाया जा रहा है। ओके, और सेकंड अगर हम एलिमेंट की बात करें तो नाइट्रोजन देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करेंगे तब भी हमें हीट को देना पड़ेगा, है ना। गैस, हाइड्रोजन जो गैस है उसके साथ में रिएक्शन करवाएं तब हमें क्या करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ हमें Fe का भी यूज करना पड़ेगा। Fe मतलब हमारा जो आयरन है वो एज ए कैटलिस्ट वर्क करेगा, जिससे कि जो हमारी रिएक्शन है वो सही से हो पाए। ओके, तो ये क्या करेगा, NH3 का फॉर्मेशन करेगा, वो भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 ये गैसियस फॉर्म में बनाएगा। अब इसके लिए हमें जो कंडीशन लग रही है वो हम क्या बोल सकते हैं कि टेम्परेचर ही है इसकी कंडीशन, ये 723 से लेकर 773 केल्विन, इसको इतना टेम्परेचर चाहिए तभी हमारा जो अमोनिया है, इसे हम अमोनिया बोलते हैं। ओके, तो अमोनिया का फॉर्मेशन तभी होगा। तो अमोनिया का फॉर्मेशन कब हो रहा है, हाईली टेम्परेचर पे, जब नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन है इन दोनों को रिएक्ट करवा रहे हैं। तो जैसे हमें वैसे ऑलरेडी पता है जो नाइट्रोजन होता है वो ऑलरेडी लिक्विड अगर स्टेट में है तो बहुत ज्यादा ठंडा होता है ना, लिक्विड नाइट्रोजन बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर पे होता है। अब इसको इतने टेम्परेचर पे लेके जाना, फिर उसके साथ हाइड्रोजन को मिक्स करना, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसकी टेम्परेचर को रेज करना पड़ता है, और फिर उसके बाद ये रिएक्शन होती है। ओके, और अगर हम देखें तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन की बात करते हैं हम नेक्स्ट, है ना। तो सेकंड है हमारे पास रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ओके, O2 के साथ में अगर रिएक्शन करवाएं तब क्या होगा हमारे पास, तो देखो ऑन हीटिंग नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन
टू फॉर्म ऑक्साइड, यानी कि क्या होगा, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करवाएंगे। दीज ऑक्साइड्स में भी इधर एसिडिक और बेसिक, यानी कि ये क्या हो सकते हैं, जो रिएक्शन होगी उसमें एसिडिक भी बन सकता है और अगर हम देखें तो बेसिक भी ऑक्साइड्स बन सकते हैं। तो पहली चीज हम देख लेते हैं क्या एसिडिक ऑक्साइड्स कैसे बनेंगे। ओके, फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे जो बेसिक ऑक्साइड्स है वो कैसे बनेंगे। यानी कि यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, कार्बन के पास ऑक्सीजन को हम जैसे ही रिएक्ट करवाएंगे तो ये CO2 ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये क्या है, CO2 जो गैस होता है एसिडिक नेचर का होता है, हमें ऑलरेडी पता है ना। तो जब नॉन मेटल को हमने क्या किया है, एयर के साथ में या फिर ऑक्सीजन के साथ में जब भी रिएक्शन करवाई हमने तो एसिडिक ऑक्साइड ये हमारा बन गया। और अगर हम देखें तो CO2 को अगर रिएक्ट करवाएं H2O के साथ में, ओके, क्या है हमारा ये जो प्रोडक्ट बना है एसिडिक ऑक्साइड, तो एसिडिक ऑक्साइड को जब हम रिएक्ट करवा रहे हैं H2O यानी कि वाटर के साथ में तो हमारे पास बन रहा है फिर से एक एसिड। ओके, एसिड का नाम है हमारे पास कार्बोनिक एसिड। तो ये इस टाइप से रिएक्शन होती है, यानी कि हमने एक पहले क्या बनाया, CO2 बनाया, अब जो प्राप्त हुआ हमें मतलब जो CO2 हमारा बन गया तो उसी से हम क्या कर रहे हैं H2O यानी वाटर के साथ में रिएक्ट करवा के उसको कार्बोनिक एसिड में फिर से हम उसको ट्रांसफर या फिर ट्रांसफॉर्म करवा सकते हैं या फिर कन्वर्ट करवा रहे हैं। ओके, तो इस टाइप से हम इस रिएक्शन को करवा रहे हैं। अब इसके बाद हम रिएक्शन को और आगे देखते हैं तो सल्फर के साथ में सेकंड रिएक्शन देखते हैं। सेकंड रिएक्शन ये फर्स्ट थी हमारी, अब सेकंड रिएक्शन है सल्फर के साथ में। सल्फर सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है, इसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो गैसियस स्टेट में है। अब इसके बाद ये क्या करेगा, जब ये रिएक्शन होगी तो SO2 ये गैस बनाएगा। ओके, अब हम ये देख सकते हैं बस इस जगह पे कि जो इनमें जो रिएक्शंस हो रही है इनमें कोई हाई टेम्परेचर की या हीट देने की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही, ये रिएक्शंस आराम से हो रही है। तो हम इसीलिए तो देख सकते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जो हार्मफुल गैसेस हैं वो आराम से इजिली ये रहती है ना एटमॉस्फेयर में। और अगर हम वहीं देखें कि जो H2S है तो वो आराम से अपने एटमॉस्फेयर में नहीं रहता, क्योंकि उसको ना बहुत ज्यादा हीट चाहिए होती है बनवाने के लिए, तो उनको लेबोरेटरी में ही बनाना पड़ता है। और ये अगर इनकी बात करें तो ये नॉर्मली नेचुरली भी बन जाती हैं। ओके, तो हम बोल सकते हैं जो SO2 है हमारा गैसियस फॉर्म में ये इस टाइप से बन जाता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ में जब भी सल्फर मिलेगा मिक्स होगा और एट द रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर की अगर हम बात करें तब SO2 गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये SO2 क्या करेगा, तो फिर से SO2 को हम लोग जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हमने क्या किया था, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने रिएक्शन करवाई थी वाटर के साथ में, तो अब SO2 यानी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है उसको भी रिएक्ट करवा देते हैं, है ना। तो रिएक्ट करवाने के बाद इसमें क्या बनेगा, H2SO3। ओके, H2SO3 ये एक्वस यानी कि हमारे पास एक बार फिर से एसिड बन गया। ओके, तो अब फिर से एसिड बन गया हम बोल सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम फास्फोरस की रिएक्शन करवाएं तो फास्फोरस की रिएक्शन सॉलिड स्टेट में फास्फोरस प्रेजेंट होता है, यहाँ पर 5O2 गैस स्टेट में प्रेजेंट है, इधर हो जाएगा हमारे पास P4O10। ओके, P4O10 ये बन गया हमारा। अब इसके बाद ये रिएक्शन जब हमने P4O10 के साथ में करवाया, क्या वाटर के साथ रिएक्शन करवाई हमने, वाटर के साथ रिएक्ट करवाने के बाद क्या बनेगा हमारे पास, हमें पता है H3 और PO4 ये हमारा बन गया एक्वस स्टेट में, या फिर हम बोल सकते हैं एक्वस कंडीशन में ये हमारा एसिड फिर से फॉर्मेशन हो गया। ओके, यानी कि हम देख सकते हैं सीधा सा कि जो ऑक्साइड्स है नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स है एसिडिक ऑक्साइड्स है ना, तो एसिडिक ऑक्साइड को हम लोग कैसे हम पहचान सकते हैं कि इनकी वाटर के साथ में रिएक्ट करवा दो, जब वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे तो अपने आप ही एसिड बना लेंगे। तो जब एसिड्स का फॉर्मेशन कर लिया तो हम यहाँ से 100% श्योर हो जाते हैं कि ये एसिडिक जो नॉन मेटल है वो होगा, है ना। अब इसके बाद नॉन सॉरी और एसिडिक जो ऑक्साइड है वो होगा। अब इसके बाद हम रिएक्शन देख लेते हैं कुछ, रिएक्शन विद वाटर। ओके, तो रिएक्शन विद वाटर की अगर हम देखें या फिर सेकेंड सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। ओके, तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी बनते हैं, जैसे अभी तक हमने क्या देखा एसिडिक ऑक्साइड्स, तो अब आते हैं हमारे पास क्या न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स हो गए कुछ, तो सबसे पहले अगर हम कार्बन के साथ में रिएक्शन करवाएं तो कार्बन के साथ में फिर से वही O2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो 2CO ये हमारा बन गया क्या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और अगर हम देखें H2 के साथ में ये हम रिएक्शन करवाएंगे तब क्या होगा O2 की, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस।
ओके, इन दोनों में इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम करवाएंगे तो हमारे पास वाटर का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा, जो कि हम बोल सकते हैं न्यूट्रल होता है। ओके, इसके अलावा अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाएंगे तब क्या होगा, फिर से हमें इसके लिए हमें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि 2700 से लेके 3000 डिग्री सेल्सियस तक। और ये जब ये इतना टेम्परेचर गेन कर लेंगे तो NO यानी कि ये गैस बन जाएगी। देखो उसमें क्या था, ये कार्बन डाइऑक्साइड था, है ना, इसमें क्या कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये डिफरेंस है न्यूट्रल ऑक्साइड में और फिर एसिडिक ऑक्साइड्स में। तो इस टाइप से हम इनमें रिएक्शन को समझ सकते हैं कि जो ऑक्साइड्स होंगे वो दोनों टाइप के बन सकते हैं, एक तो न्यूट्रल और दूसरा एसिडिक ऑक्साइड्स। ओके, मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं, सॉरी नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। हमारे पास थर्ड रिएक्शन है क्या, रिएक्शन विद वाटर। अभी तक हमने देखा था कि जो ऑक्साइड्स थे उनके वाटर के साथ में रिएक्शन करवा रहे थे, अब हम नॉन मेटल की डायरेक्टली वाटर के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। तो जब F2, सॉरी Fe बना दिया मैंने, F2 यानी कि हम बोल रहे हैं क्या कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन को हम क्या करवा रहे हैं, H2O यानी कि वाटर के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। तब क्या होगा हमारे पास, ये रिएक्शन होगी 4HF बनेगा प्लस ऑक्सीजन जो गैस है हमारे पास वो बाहर निकलेगी। ओके, अब ऐसा नहीं है कि ये वाली जो ऑक्सीजन होगी वो नेचुरली हमें जो पेड़ों से मिलती है वैसी उस टाइप की है, मतलब होगी तो वही है ना, लेकिन फिर भी ये अलग टाइप से हम बोल सकते हैं क्या कि ये केमिकली ये बनाई जा रही है और वो नेचुरली बनती है। तो बस ये डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। ओके, अब अगर हम देखें तो F2 गैस होती है प्लस 3H2O। ओके, ये भी अगर हम गैसियस फॉर्म में, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इसको बोल सकते हैं स्टीम। ओके, स्टीम मतलब हम बोल सकते हैं वाटर को जो वेपर्स होते हैं जो कि जिनकी एनर्जी ज्यादा हाई होती है। ओके, यहाँ पे लिक्विड यानी कि रूम टेम्परेचर पर कहीं ना कहीं रिएक्शन हो रही होगी, बट ये रिएक्शन क्या होगी, थोड़ी सी रूम टेम्परेचर के ऊपर हो रही होगी, या फिर हम बोल सकते हैं जो वाटर है वो क्या है, अपनी वेपराइज फॉर्म में है, जैसे हम बोलते हैं स्टीम। तब ये रिएक्शन क्या होगी, तो स्टीम की रिएक्शन में हम क्या करेंगे, 6HF, यानी कि जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो तो सेम ही बन रहा है, लेकिन साथ साथ हम देखेंगे कि O3 यानी कि जो ओजोन है उसका फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। तो ये तो समझ सकते हैं हम कि ये वाली जो रिएक्शन है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फ्लोरीन के साथ हम जब वाटर को रिएक्ट करवाएंगे तब हमारे पास O3 का फॉर्मेशन होता है। तो O3 ओजोन, कमेंट बॉक्स में बताना कि ओजोन किस चीज के लिए काम आती है और क्या होती है ओजोन। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं नॉन मेटल्स की। तो रिएक्शन विद किसके साथ में, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। ओके, डाइल्यूट एसिड, देखो जिसके साथ में हमने मेटल्स की रिएक्शन करवाई थी उन्हीं के साथ में हम इसकी भी रिएक्शन करवा सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं इसकी जो रिएक्शंस होंगी वो कैसे होंगी, हम बोलेंगे नो रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। ओके, तो डाइल्यूट एसिड्स के साथ में ये रिएक्शन नहीं करेंगे। ओके, अब इसके बाद हम बोलेंगे क्या, रिएक्शन विद, नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद क्लोरीन। ओके, तो क्लोरीन के साथ में जब भी ये रिएक्शन हम करवाएं तो कैसे होगी रिएक्शन, देखो तो इसके साथ में हमें चाहिए डिफ्यूज सनलाइट। ओके, डिफ्यूज सनलाइट या फिर हम बोल सकते हैं HNO जो हमें वो रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो Cl2 गैस, और ये क्या करेंगे हम यहाँ पर डिफ्यूज सनलाइट। ओके, इसकी रिक्वायरमेंट हमें होगी। तो डिफ्यूज सनलाइट को हम जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे 2HCl गैस। ओके, यहाँ से हम इस टाइप से इस रिएक्शन को करवा सकते हैं, 2H2 सॉरी H2 प्लस Cl2 ये गैस। और अगर हम दूसरा कोई नॉन मेटल देख लें तो P4F सॉलिड स्टेट में 6Cl2 गैस, और ये भी रिएक्शन हम बोलेंगे क्या करेंगे, PCl3 गैस, सॉरी लिक्विड स्टेट में ये हमारा बनेगा, यानी कि PCl3 हो गया हमारा क्या, फास्फोरस क्लोराइड। ओके, तो इस टाइप से हम इस रिएक्शन को करवा सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन से देखते हैं कि इसके साथ में रिएक्शन विद सॉल्ट। ओके, तो रिएक्शन विद अगर सॉल्ट देखें तो ये क्या करेंगे, जैसे NaBr हुआ हमारा, ये सॉल्ट ही तो है, सोडियम ब्रोमाइड प्लस क्लोरीन के साथ में अगर हम रिएक्शन करवाएं तो हमने अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी थी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था कि हमने एक तरह से एक जो बोल सकते हैं क्या होगा कि एक चीज दूसरी चीज को रिप्लेस कर रही थी, यानी कि एक जो बोल सकते हैं रिएक्टेंट है वो दूसरे रिएक्टेंट का एक पार्ट यानी कि नेगेटिव पार्ट को रिप्लेस कर रहा था। इस टाइप से हम बोल सकते हैं क्या, जो क्लोरीन
होगा, है ना। उसमें क्या हो रहा था, जैसे हमारे पास कॉपर और जिंक था, तो जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया था, बट इसमें क्या हो रहा है कि ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन ब्रोमीन को कर रहा है, यानी कि उसमें पॉजिटिव वाले पार्ट को रिप्लेस कर रहे थे, तो इसमें नेगेटिव वाले पार्ट को ये रिप्लेस कर रहा है, लेकिन हो तो रही है ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन जब भी सॉल्ट के साथ में होगी तो हम बोल सकते हैं एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होगी। ओके, अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या बनेंगे। जैसे NaCl का फॉर्मेशन हो गया, और ये Br2 ये हमारे पास लिक्विड स्टेट में बाहर एज ए बोल सकते हैं क्या मिल गया, हमारा बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में ये हमें मिल गया। अब इसके बाद अगर हम और रिएक्शंस को देखना चाहें तो Ki यानी कि पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड को Cl2 के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, तब हमारे पास KCl बनेगा प्लस I2, यानी कि हम बोल सकते हैं क्या कि जो रिएक्शंस होती हैं सॉल्ट्स के साथ में नॉन मेटल्स की, वो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट, एक प्रकार की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ही होती हैं, जिसमें कि एक सॉल्ट से दूसरे सॉल्ट को बनाने की क्या करेंगे, एक सॉल्ट से दूसरे सॉल्ट को बनाने के लिए ट्राई करते हैं। ओके, और उसको बनाने में भी काफी हद तक सफल भी हो जाते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन देखें तो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर देखते हैं इसका। क्या ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, तो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर क्या होता है हमारे पास, जैसे कोई मॉलिक्यूल है तो कोई मॉलिक्यूल कैसा बिहेव कर रहा है, जैसे मतलब किसी भी अदर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करवाएगा, किसी अदर मॉलिक्यूल का रिडक्शन करवाएगा, है ना, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स होती हैं, इसके लिए नॉन मेटल्स हैव ए क्या होगा, इसके पास हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी to accept electrons to form negative ions। ओके, उसके अलावा हम देख सकते हैं therefore non metals behaves as oxidizing agent। ओके, तो ये हम बोल सकते हैं सीधी सीधी बात क्या कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे S और Z को लेके कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज है दोनों में, है ना। एक अलग इंग्लिश में है, बोल सकते हैं एक ब्रिटिश इंग्लिश और एक अमेरिकन इंग्लिश में, दोनों में समझ सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ने में सेम ही है, मीनिंग भी सेम ही है उनका। ओके, तो इस टाइप से अब हम सीधा समझते हैं कि रिएक्शंस क्या होंगे। 2H2O लिक्विड प्लस 2F2 यानी गैस के साथ में, ये क्लोरीन गैस के साथ में हमने रिएक्शन करवाई, तब क्या हमारा फॉर्मेशन हो रहा है HF, जो एक्वस कंडीशन में बनेगा, प्लस O2 गैस यहाँ पर रिलीज होगी। ओके, तो इस टाइप से हम इस रिएक्शन को समझ सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग कैसे हो रहा है। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें तो S8 जो है सल्फर सॉलिड, है ना, सल्फर 8 जो कि हम बोल सकते हैं सॉलिड स्टेट में है, इसका हम करवा रहे हैं F2 के साथ में अगेन रिएक्शन, यानी कि फ्लोरीन गैस के साथ में रिएक्शन, तो SF6 ये बन रहा है ना। SF6 क्या बन रहा है, SF6 हमारा बन रहा है। तो इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम यूज कर रहे हैं वो है हमारा F2, और यहाँ पे भी F2, तो ये क्या कर रहा है, दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा दे रहा है ना। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो P4 के साथ में रिएक्शन हम देख सकते हैं सॉलिड, तो ये क्या होगा 10F2 गैसियस स्टेट में, और ये क्या चाहेगा 4PF5। ओके, तो इस टाइप से ये रिएक्शन होगी, यानी कि फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड, इसका नाम क्या था सल्फर हेक्साफ्लोराइड, और ऊपर वाले का नाम था HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड। ओके, ये तीनों ही बनते हैं एक एक टाइप से। ओके, अब इसके बाद हम लोग कर लेते हैं कुछ कंपैरिजन मेटल्स और नॉन मेटल्स में। कंपैरिजन क्या करेंगे, सबसे पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। ओके, कंपैरिजन या फिर हम बोल सकते हैं जो डिफरेंसेस होंगे वो क्या क्या होंगे, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो सबसे पहली चीज ये क्या करेंगे, ये बोल सकते हैं हम लस्टर फॉर्मेशन करते हैं। ओके, लस्टर फॉर्मेशन, और इसमें हम बोल सकते हैं मैं इधर क्रॉस लगा दे रहा हूँ, लस्टर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसमें लस्टर फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर हम दूसरा प्रॉपर्टी देखें तो ये होते हैं हार्ड, और अगर हम जनरली हार्ड होते हैं बट एक्सेप्शन होते हैं इसमें, कुछ एक्सेप्शन जैसे सोडियम, पोटेशियम, और अगर मरकरी को देखें तो ये क्या है एक्सेप्शंस हैं। ओके, तो ये होगा एक्सेप्शन सोडियम, पोटेशियम एंड मरकरी, ये हम बोल सकते हैं इसके साइड। तो ये क्या होते हैं जनरली सॉफ्ट होंगे, लेकिन इसमें भी कुछ है ऐसे, जैसे डायमंड हो गया ना, जैसे डायमंड या फिर ग्रेफाइट की बात करें तो ये क्या होते हैं ज्यादातर सॉलिड्स होते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि थोड़े से हार्ड होते हैं। अब इसके अलावा अगर इनमें मिलिएबल प्रॉपर्टी देखें और डक्टाइलिटी देखें तो क्या होगी, मेलिएबल
ये सारी प्रॉपर्टीज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो मेलिएबल एंड डक्टाइल प्रॉपर्टी, तो ये क्या होंगे, मेटल्स में प्रेजेंट होगी और इसमें प्रेजेंट नहीं होगी। और अगर हम डेंसिटी की बात करें तब तो हाई डेंस होंगे, ये हाई क्या होगी, डेंसिटी इनमें प्रेजेंट होगी। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें लो डेंसिटी प्रेजेंट होगी। ओके, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी, इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। ये सारी चीज हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, आज हम डिफरेंस कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा एक बार और ये करवा रहा हूं। तो अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। कैसे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यानी कि ये क्या करेंगे, ये सारे जो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को देने का ट्राई करते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। और अगर हम दूसरी जगह पे देखें तो ये क्या होंगे, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का मीनिंग क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी रखेंगे। ओके, 6th नंबर हमारे पास हो गया। तो ये बोल सकते हैं बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाएंगे, बेसिक ऑक्साइड्स। और ये बोल सकते हैं कैसे, एसिडिक और बोल सकते हैं न्यूट्रल। ओके, तो एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन ये करते हैं। अभी अभी हमने देखा भी था कि रिएक्शंस में कैसे हो रही है, तो न्यूट्रल रिएक्शंस हो, मतलब एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स बना रहे थे, है ना। और कल हमने देखा था, लास्ट क्लास में हमने देखा था, है ना, क्या कि बेसिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन मेटल्स करते हैं। और अगर हम देखें तो जब भी वाटर के साथ में रिएक्शन होगी तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन, है ना, फ्रॉम वाटर और स्टीम, यानी कि क्या करेंगे, हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट करवा देंगे। ये हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट, ओके, इसमें होता है। और अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या होगा, नॉन मेटल क्या होते हैं जनरली, क्या करें, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम, यानी कि ये क्या करेंगे, वाटर के साथ में रिएक्शन देंगे और ये वाटर के साथ में रिएक्शन जनरली नहीं देंगे। ओके, अगर हमने कंडीशन कुछ अप्लाई कर दी तब हो सकता है कि दे दें, लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें तो ये रिएक्शंस नहीं देंगे। ओके, हाई डेंसिटी का हमने देख लिया। और इसके अलावा क्या डिफरेंस हो सकता है इसमें, जो डाइल्यूट जो एसिड्स होते हैं उनके साथ में रिएक्शन क्या करेंगे, डाइल्यूट एसिड्स। तो ये मेटल्स जो होंगे वो रिएक्शन करेंगे और डाइल्यूट एसिड्स के साथ में ये रिएक्शन यानी कि नॉन मेटल रिएक्शंस नहीं करेंगे। ओके, अभी अभी हमने देखा भी था रिएक्शंस को करवा के। अब इसके बाद आता है 9th नंबर का डिफरेंस, जो कि है हमारे पास नेचर ऑफ हाइड्राइड। तो नेचर ऑफ हाइड्राइड कैसा होगा, हाईली हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो एलिमेंट होंगे, क्या होंगे, जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म आयनिक हाइड्राइड विद ए जनरली अनस्टेबल, यानी कि क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक हाइड्राइड करेंगे। ओके, फॉर्मेशन ऑफ बोल सकते हैं क्या, आयनिक हाइड्राइड। ओके, आयनिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे और ये क्या होंगे, जनरली अनस्टेबल होंगे, तो जनरली अनस्टेबल। ओके, और अगर हम दूसरी साइड देखें यहाँ पे नॉन मेटल्स की तरफ, तो नॉन मेटल्स क्या करेंगे, ये कोवैलेंट क्या करेंगे, कोवैलेंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे और ये जनरली क्या होंगे, स्टेबल होंगे ये। ओके, स्टेबल होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं क्वाइट स्टेबल ये होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, यानी कि जो मेटल्स होते हैं और एक नॉन मेटल्स होते हैं दोनों आपस में रिएक्ट क्यों करते हैं। देखो, इसका सीधा सा सिंपल सा आंसर ये है कि जैसे एक मेटल है तो वो क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, और नॉन मेटल क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है और एक इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। तो अब इनकी जो लेने और देने की टेंडेंसी होती है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया और दूसरे ने गेन कर लिया, तो ये क्या करेंगे, आपस में आके ये अट्रैक्शन फोर्स जनरेट करते हैं, है ना। तो जब भी अट्रैक्शन फोर्स को जनरेट करेंगे तब क्या होगा, ये आपस में रिएक्ट करेंगे। तो रिएक्ट कर लिया इन्होंने, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं क्या कि मेटल्स और जो नॉन मेटल्स हैं वो आराम से रिएक्ट कर लेते हैं और ये एक दूसरे की जो ऑक्टेट है उसको भी कंप्लीट करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से ये आराम से इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये आराम से रिएक्शन देते हैं। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास, यहाँ पे हम समझ सकते हैं की पॉइंट, द फोर्स, ओके, द फोर्स विच होल्ड, कौन कर रहा है, विच होल्ड इन नंबर
of atoms together within the compound. Okay, within the compound or the molecule, within the compound or the molecule is called ए केमिकल बॉन्ड। ओके, तो केमिकल बॉन्ड समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या होता है। कि केमिकल बॉन्ड हम बोल सकते हैं कि कितने नंबर्स ऑफ एटम्स साथ में जुड़े हुए हैं कंपाउंड में। ओके, तो उससे हम क्या बोलते हैं, जैसे सपोज करो कि H है और इधर Cl है, इनके दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, तो ये जो बॉन्ड होगा उसे हम बोलेंगे क्या, केमिकल बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं, जैसे तीन टाइप के होते हैं बेसिकली, है ना। पहला आप बोल सकते हैं आयनिक बॉन्ड होता है, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा होता है हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, तो ये तीन टाइप के बॉन्ड्स जनरली फॉर्मेशन होता है इनका। ठीक है, ये आप लोग हायर क्लासेस में जब जाओगे तब और अच्छे से इनको आपको बताया जाएगा। तो केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो ये हमारे पास हो गया आज का की पॉइंट। ओके, याद रखना। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग। तो बाय बाय।